हाँ नहीं नहीं, ऑन कर लिया। हाँ जाओ अंदर अंदर। आप बीच में आओ। हाँ तो आपको उधर लाते लाते अंदर आ ला। जाओ, आ जाओ जाओ जाओ। आ जाओ बाबा जी। क्या अच्छे से या एक मिनट कौन विजय सर? हाँ रेडी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दूर जाए। ये ऊपर अपनी लाइटों को तो कुछ करेगा नहीं ना, नीचे कर लो। एक और चलना नहीं हाथ पड़ेगा। जल गया। हाँ करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, चलेगा 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 चलेगा, ये एकदम से जलता है। जल गया। धीरे धीरे जल बाहर ले जाने में समझदारी है। तो सर आइए ना। बस आप खाओ। अरे खाओ काटोगे तो आप ही। बर्थडे आपका है, सब कह रहे काटो दे। मैं तो, मेरी साइड से तो कट लग गया, आप एक कट आपका भी। बहुत बड़ा टुकड़ा है। हाँ तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं अब इससे आपको खिलाया जाएगा। ना 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 सर, आज जन्मदिन ये मैं तो थोड़ा सा खा लूंगा सर, बहुत जरा सा, बहुत जरा सा सर आपने। सर खाओ, आज तो बनता है। थैंक यू सर, आज तो आप रहने आपको भी। थैंक यू। सही अरे हैप्पी बर्थडे थैंक यू। बर्थडे से थैंक यू अमन भैया, प्लीज देखो। वो लोग कह रहे हैं सर, लगाइए, नहीं नहीं नहीं, कोई फेसबुक पे लगे। फेस पे लगाइए, बच्चे का फेस पे लगाइए, फेस पे लगाइए। अरे कौन अपने फेस पे क्यों लगाएंगे? मैं यहाँ लगा लूँ। प्लीज ऑनलाइन पे लगा रहे हैं ना। कहाँ है? अरे आप कब तक छुपे रहोगे? आ जाओ, सब आ जाओ। लीजिए पापा जी। आ जाओ। ये आप ही को काटना है, आप ही को बांटना है। ये बड़ा सही सेटिंग करा आप लोगों ने इसको सीधे रखने का। अभी बस हाँ, तो मेरी जान निकली हुई है। वहां पे लाइन के अंदर 8 या 9 केक रखे गए थे। अच्छा। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। 8 या 9 केक देखने का भी जान सूख जाती है मेरी तो। बहुत जरा सा ले रहा हूँ बस में। आप लीजिए। विजय सर को बुला दो, विजय सर आएंगे। विजय सर कहाँ है? एसकेएम सर कहाँ है? क्लास में। एक आवाज लगा लो, देख लो अगर भाई आ जाए तो। उनके लिए एसकेएम सर को बुलाया जाए ना। बाकी कहाँ है हमारे एसकेएम सर? देखा एसकेएम इसके अंदर आ रहे नहीं। हैं। हमारे गुरु जी, आप जाओ, मैं हमारे अभी हमारे पास में जो भी स्टूडियो पे अवेलेबल है, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ नितिन सचान सर, उनका फोन पता नहीं कुछ था, मेरे को नंबर आपने दिया नहीं, आपने मुझसे, मैंने कहा उनका नंबर दे दो आप तो। हाँ तो कोई बात नहीं, एक मैं कर लेता हूँ, उसमें क्या, मैं जाकर चल करके। थैंक यू सर पहले से ही। हेलो सर के पहले बड़े ध्यान से, वो बहुत कीमती चीज है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। हमारे एसकेएम सर को तो बुला लें। हाँ आ रहे एसकेएम सर, और देखो विजय सर को भी आपने छोड़ रखा है। स्पीच दीजिए। आज मैंने बहुत बहुत सुना है लोगों को, बच्चों को खूब सारी बातें बताई। वैसे जान निकली हुई है मेरी। मैं दिन में गया, मैंने कहा यार आप सोएंगे। आप बहुत बोल लिया। 100 साल नहीं। हाँ ये आगे वाली लाइन बड़ी अच्छी थी, 100 साल जिए सर, 1 लाख आईटीन बनाओ आप। 1 लाख आईटीन। इसके अंदर थोड़ी सी देर
वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। नहीं मैं उधर चला जाता हूँ ये लेकर के फिर वो मना भी नहीं कर पाएंगे। नहीं वो बस है। सर गए वीजी सर? अच्छा क्लास में गए, अच्छा ग्रेट। तो केक तो अच्छा केक दे दें, केक दे दो आप उनको बच्चों को कोई तरीका लगा करके। सर एनएस सर को वीडियो कॉल करो। हाँ एनएस सर को भी कॉल कर लेते हैं अपन, है ना? एनएस सर का नंबर क्या है मेरे को तो ये भी नहीं पता। अरे उन्होंने, मैं वही तो कह रहा था, मेरे पास नंबर होगा ना मैं तुरंत उठा लूंगा। उनकी लास्ट के 2 नंबर बता दो। 451 हाँ? नहीं 75 के नंबर से कोई भी कॉल सर 2375 ये कोई कॉल नहीं है इस पे। जेपी सर इसी पे कर देना यार। ये मैं ऑन कर दूं। अच्छा आपने भेजा है, जी जी नंबर भेजा उनका? अरे ग्रेट, ओके। मैं इनको अभी करूँ कल? देखो कॉल चेकिंग फोन नंबर। क्या करा जाए? आ रहे हैं अपने? नहीं नहीं हम ढूंढ रहे हैं एसकेएम सर अभी उधर क्लास में लगे हुए हैं, हम डोंट वरी, एसकेएम सर लगे हुए हैं। बाकी एक बार जरा एक राउंड सब लोग आ जाए ना अंदर, तो थोड़ा यहाँ पता चले कि ऑफिस में बैठते हैं लोग, इनका लगता होगा खाली रहता होगा ऑफिस। ले आओ आप, आपके सारे, और क्या एक लवाजमे को आप, मैं तो आगे खड़ा होता हूँ। हाँ एक बार तो बनता है ना सबका इंट्रोडक्शन। बैलून तो फोड़ो गुरुजी, कहाँ है बैलून? बैलून दो यार पीछे अच्छा ओके ये वाले बैलून तो भगवान ही फोड़ सकता है। ये अच्छी बात बोली इन्होंने, बैलून। मेरा नाम सौरभ और ढेर सारे हार्ट। अरे कैसे बना लेते हैं ये लोग? नहीं खिलाना विलाना कुछ नहीं, मैं एक्चुअली मैंने कहा तो लोगों को पता तो चले कि कितने। अरे नहीं नहीं मेरे को कुछ मत दीजिएगा बस प्लीज, है ना? मैं तो सबको मिलाने के लिए मैंने कहा देखो हमारे पास में इतने, आओ ना यादव सर, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आगे। आप में से कई लोगों ने जाना होगा, मैं कई नहीं 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 मैं बीच में मैं आगे आ जाऊंगा, क्या है? मैं आगे आ जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी आप प्लीज प्लीज, है ना? थैंक यू। देखो इतने सारे हमारे पास में यार, क्या बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है मतलब ऐसा छोटू सिस्टम थोड़ी ना है इतने तो हाथों हाथ मिल गए। अब मेरा तो ख्याल है शायद अब आप में से कई लोगों को डीपीपी सॉल्वर गॉड लेवल, ठीक है इंट्रोडक्शन बिल्कुल। तो बच्चे लोग मांग रहे हैं, मैं नहीं मांग रहा। मैं उपेंद्र, मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में हूँ सर। मैं सिर्फ अजय यादव, मैं असिस्टेंट फैकल्टी फिजिक्स में हूँ और आपकी डीपीपीज बाकी का काम मेरा होता है। Harish Yadav, assistant faculty in chemistry, dealing with the physical chemistry part and the inorganic part. गीतांजलि राठौर, डीलिंग विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक के सारे डाउट्स मैं ही देखता हूँ, कपिल सक्सेना नाम है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूरज और मैं मैथमेटिक्स का डाउट देखता हूँ। हेलो बच्चों, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह और आपके डीपीपी जो भी मैथ्स के जाते हैं उनका सॉल्यूशन मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ। और यस दैट्स इट। मैडम आपका आप बोलो, ये मैं इन सबको मैं देखती हूँ आ जाओ बताओ तो सही आपके बारे में। तो मैं तो इनको कई बार बोला मोटिवेशनल कुछ कुछ बोलते जाएगा। आ जाओ मैडम, आपने तो बताया नहीं है आप।
हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा पूरा टीम है अपनी कक्षा का, और अभी भी बहुत सारे हैं जो आप अभी जिनसे मिले नहीं हो, तो अब बाकी की फैकल्टी से भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और मेन तो जीवी सर हैं ही, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन एंजॉय करते हैं। हैप्पी बर्थडे सर। एसकेएम सर आ रहे हैं? चलो जाने दो, फिर कोई तकलीफ नहीं है। अगर बाय द वे उनका बैठ वो, क्योंकि वो एक रिदम में रहते हैं ना, हाँ वो अगर उससे बाहर आ जाते हैं तो तकलीफ होती है। बाकी हाँ वो फ्लो में होंगे पक्का। बाकी और किसी, हाँ इन सबको भी तो कभी एक तो मौका हो जाए। अरे आप अपनी टीम को ऐसे कैसे गुप्त रख सकते हो, और आप ही को बताना है सबके बारे में। बप्पा जी कहाँ हैं? बप्पा जी तो सबका इंट्रोडक्शन कराएंगे। आप ही बताओगे सबके बारे में। हेलो एवरीबॉडी, हेलो स्टूडेंट्स। ये है हमारी टेक्निकल टीम और ये स्टूडियो ऑपरेटर्स है। ये है शिवा और हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शिवा। आप लोग बोलते सर से कि शिवा भैया का फेस रिवील करो, फेस रिवील। ये सब हमारी टीम है। ये है जय सिंह हूँ मैं, और यहाँ टेक्निकल जो भी काम होता है मैं संभालते हैं। हमारे सर हैं पप्पा जी और जीवी सर, आज इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम मोहित सिंह। स्टूडियो हम ही मैनेज करते हैं, जो भी शूट वूट होते हैं मॉर्निंग में मॉर्निंग में जीवी सर के और विजी सर के, एसकेएम सर के। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश और यहाँ पर हम स्टूडियो ऑपरेटर हैं और सर के जितने भी क्लास होते हैं हम ही ऑपरेट करते हैं। सर बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे बहुत सारे टीम है, बहुत सारी टीम ऐसी है कि हमारे यहाँ पे शो ही नहीं कर पाएंगे। पूरा कमरा फुलफिल हो जाएगा। उसके पीछे उसके बाद भी बहुत सारे टीम मेंबर्स लगे हुए होते हैं जो हमारी क्लासेस वगैरह शेड्यूल करते हैं और आपके लिए नए नए कंटेंट्स वगैरह लाते हैं। ये सबको दे दीजिएगा प्लीज। हाँ ये लोग ही आप लोग ब्लॉक करते हैं ये लगे रहते हैं, एक भी जरा इधर उधर हुआ टप बाहर कर दो ठीक है, ये प्लीज है ना इसका। हाँ ये पूरा ही भेजा बोले। हाँ बस इससे पहले कि वो खराब हो बस जमीन पे। अमन भैया कहाँ? वो यहां नहीं है। एसकेएम सर फ्लो में, फ्लो में। चलो 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 चलो। अब अपन पढ़ने में आ जाए। चलो पढ़ाई करते हैं, सुंदर पढ़ाई। अरे नहीं यार, मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब मैं कितना केक को नापसंद करता हूं। केक मैं बहुत नापसंद करता हूं, आपको क्या ही बताऊं मैं। मतलब एक होता है ना, मन में कभी केक खाने की इच्छा ही नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी भी याद ही नहीं है मतलब मेरे को कभी केक खाने की इच्छा हो गई हो।
पिछली बार हम लोगों ने पी अल्फा, हाँ चलिए शुरू करते हैं। हाँ कहां तक देख लेता, पी अल्फा तक देख लेता, आई थिंक पी अल्फा पी बीटा तक। इसके बाद आते हैं अपन अपने अगले टाइटल की तरफ। चलिए चलिए, अच्छा यहां ये अपना पिछली बार का कार्यक्रम यहां तक आ गया था ना। क्वेश्चन ऑफ कॉर्ड हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। ये क्या है हमारा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था डिस्कशन में। ओके नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल का नाम है, ठीक है, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। राइट है, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। हाँ भाई, अब पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स की अगर बात की जाए तो पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स में पहले ध्यान रखना हम लोगों की कहानी क्या है कि हम सर्कल को पहले समझते हैं कि देखिए दो सर्कल कितनी स्थितियां रख सकते हैं, मतलब किसी परस्पर स्थितियां हो सकती हैं। तो एक एक करके अगर हम लोग सिर्फ कंडीशन सोचते हैं ना तो हमारा काम काफी हद तक निकल जाएगा। मतलब जैसे एक आइडिया पड़ जाए कि हम लोगों को कैसे कहानी को समझना है ना। कंडीशन ऑफ टू सर्कल्स जरा देखते हैं फटाफट से कैसे किया आज का सेलिब्रेशन। बस तुम पूछो मत यार, थक जाते हैं ना कई बार, ऐसा भी होता है कि नहीं। कई सिचुएशंस होती हैं ऐसी। देखिए पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक और सेगमेंट भी पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉमन टेंजेंट बिटवीन सर्कल्स, ठीक है। कॉमन टेंजेंट बिटवीन सर्कल्स, अगर कॉमन टेंजेंट बिटवीन सर्कल्स की अगर अपन बात करते हैं तो कैसे समझना है उसको समझते हैं, बड़े ध्यान से एक बात को समझते हुए चलना। जैसे मैं आपको सबसे पहले स्टेटस बताया था कि स्टेटस क्या है, कि जैसे सबसे पहले हमारे पास में एक सर्कल अपने को ऐसा बनाना चाहिए और एक सर्कल थोड़ी दूरी पे बना लेते हैं। ये वो पोजीशन है जब दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे हो, राइट है। अगर ये थोड़ा दूरी पे, जैसे अपन ने यहां ले लिया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, एक जानबूझ करके थोड़ा सा छोटा ऐसा ले लिया, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। अच्छा अब अपन दूसरे पे चलते हैं। जब हमारे पास में यही दो सर्कल जो हैं वो एक दूसरे से टच करने लग गए, ठीक है, यही दो सर्कल जो है वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, पहले दूर है फिर टच कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यही दो सर्कल जो है वो एक दूसरे को, ठीक है ना, हल्का सा क्रॉस करने लग जाए ऐसे, है ना। अब चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, ये सर्कल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो परंतु इस तरह से क्रॉस कर रहे हो कि एक की रेडियस, ठीक है, एक के डायमीटर से ज्यादा अंदर जा चुकी है कहानी, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगली कंडीशन क्या हो सकती है, जब ये दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करने लग जाए, ठीक है, ऐसे। और लास्ट कंडीशन क्या सोची जाती है, लास्ट कंडीशन ये सोची जाती है कि जब ये दोनों सर्कल इस तरह से हो कि एक सर्कल जो है वो दूसरे के अंदर ही चला जाए। इतने तरह से हम लोग अलग अलग दो सर्कल्स की पारस्परिक स्थितियां सोच सकते हैं पारस्परिक स्थितियां सोच सकते हैं कि ये इतने तरीके से कहानी को सोचा गया होगा, राइट है ना। अब अगर ये कहानी आपके पकड़ में आई है कि वो ये ऐसे ऐसे सोचा गया, ठीक है, तो एक तो पहले थोड़ा ये मिटा करके थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अगर ये ऐसे है जैसे सोच करो, है ना, तो हम कैसे सोच रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का सेंटर में लाएंगे, ठीक है, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कराने वाली लाइन के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे C1 आ जाएगा, यहाँ C2 आ जाएगा। अब हमारे पे ये सोचना है कि अगर ये दो सर्कल हैं तो हमारे पास में सेंटर से सेंटर मिलाने पे सर्कल तो यूं बने, एक टेंजेंट जो बनेगा वो ऐसे कुछ बनेगा,
ठीक है, एक टेंजेंट बाहर से इधर की तरफ भी जाता होगा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे लेकर के जा रहा हूं, है ना, ऐसे। तो ये हमारे पास में दो टेंजेंट बने, हालांकि आपको उसमें नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा क्योंकि टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये दो टेंजेंट तो बाहर से यूं जा रहे हैं, एक टेंजेंट जो है वो यूं जा रहा होगा, एक टेंजेंट इस तरह से जा रहा होगा, राइट है। तो अगर ये जो क्रॉस करके जा रहे हैं, ये दोनों टेंजेंट का एक दूसरे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा जाए तो ये उसी लाइन पे होगा जिसपे C1 C2 है। सेम वे अगर हम ऊपर वाले टेंजेंट्स की बात करें ना, इस वाले टेंजेंट की बात करें और इस वाले टेंजेंट की बात करें, ये जो दो टेंजेंट मैंने अभी हटा दिए ना, ये टेंजेंट जैसे सपोज, है ना, इस तरह से एक टेंजेंट जा रहा है यहां कहीं, और एक टेंजेंट जो होगा वो भी यहीं कहीं आकर के मिलेगा, और ये दोनों आगे जाकर के सेम लाइन पे कट होंगे, ठीक है। हाँ, तो याद रखना है कि चाहे ये बाहर से आने वाले टेंजेंट हो या क्रॉस करके जाने वाला टेंजेंट हो, वो हमेशा C1 C2 को जोड़ने वाली लाइन पे मिलेंगे। ये जो टेंजेंट होते हैं ना, जो बाहर से यूं टच करके जाते हैं, इन्हें TCT बोलते हैं। ये TCT है, ये दोनों क्या है, TCT, हाँ नहीं सॉरी, ये दोनों है DCT, DCT, DCT क्या कहलाते हैं, DCT। जो क्रॉस करके जाए वो कहलाते हैं TCT, जो क्रॉस करके जाए वो कहलाते हैं TCT। DCT का मतलब होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, TCT का मतलब होता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो हमारे पास में 4 टेंजेंट बने इस केस में। अगर यहां पे मैं सेंटर टू सेंटर को लाइन को मिलाऊंगा ना, तो सेंटर टू सेंटर लाइन को मिलाने पर मेरे पास में स्टोरी कैसे चलेगी, वो ऐसे कुछ चलेगी, प्रॉपर ऐसे कुछ जाएगा। दिस इज C1, दिस इज C2। एक टेंजेंट यहां से बनेगा, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, एक टेंजेंट इस तरफ से ऐसा कुछ बनेगा, और एक टेंजेंट जो है वो कुछ हद तक ऐसा कुछ बनेगा, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। ये तो अब की बार हमारे पास में नंबर ऑफ टेंजेंट्स बने 3, ठीक है ना, 3 टेंजेंट्स बने। अच्छा, जिसमें ये दो तो हमारे लिए DCT का रोल निभा रहे हैं, और जो ट्रांसवर्सल है वो एक ही बना, ठीक है, ये वाला, ये TCT कह लो या कॉमन टेंजेंट बिटवीन बोथ कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां क्या हुआ, यहां पर अगर हमने सेंटर टू सेंटर वाली लाइन को जोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल तो ऐसे ही कुछ ज्यादा दिख रहा है, जब मैं सेंटर टू सेंटर जोड़ रहा हूं मेरी लाइन ही ऐसी जा रही है। अगर ऐसा है तो ये जो टेंजेंट होगा ना, अब सिर्फ बाहर बाहर के 2 टेंजेंट बनेंगे, देखिएगा। अब हमारे पास में 2 TCT हैं या ओवरऑल 2 ही टेंजेंट है, इसमें ट्रांसवर्सल टेंजेंट बनने बंद हो गए। अच्छा, अगर मैं इसके सेंटर को मिलाऊंगा तो सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन ऐसे कुछ जाएगी। अच्छा, अब की बार जो ट्रांसवर्सल बनेगा वो कुछ हद तक ऐसा कुछ बन जाएगा, 2 ट्रांसवर्सल बन गए, ठीक है ना, ऐसे में भी। तो हमारे पास 2 ट्रांसवर्सल बने, बस इसमें और इसमें एक ही फर्क है, इसमें आप इसके रेडियस से ज्यादा अंदर जा चुके हैं, माने इसका जो डायमीटर है ना वो अंदर कहीं रह गया, ठीक है। अच्छा, यहां वाले केस में क्या है, यहां वाले केस में हमारे पास एक ही टेंजेंट बना, वो आप चाहे DCT को TCT को, लेकिन ये दोनों ही नहीं कहलाता, ठीक है, ऐसा। अच्छा, इस केस में, अब इस केस में क्या होता है ना, इस केस में एक नई चीज और जन्म लेती है, और वो है जिस दिन ये दोनों काटते हैं ना, जहां जहां भी, उसको मिलाने वाली लाइन, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग C1 C2। वो C1 C2 को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है, और इसे हम लोग कॉमन कॉर्ड कहते हैं। कॉमन कॉर्ड एक नई चीज आई ना आपके लिए। यहां पर भी अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को जब काटेंगे ना, तो कॉमन कॉर्ड यहां कुछ बनेगी, ठीक है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो एक तरह से ये और ये एक ही है हमारे लिए, अब ये हमारे लिए एक है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, मतलब आप चाहो तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये केस और ये केस एक ही है, बस इसमें क्या है, सर्कल थोड़ा सा अपनी, इसमें सर्कल के अंदर जो इसकी डायमेट्रिक लाइन है वो थोड़ी बाहर है, इसमें थोड़ी अंदर है। आप चाहो तो इसको हटा करके एक ही केस मान सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला केस हटा भी सकते हैं, ऐसा कुछ यूजेस नहीं है इसके, है ना। अच्छा, अब ये वाला तो हमारा एक केस हुआ। यहां पर अगर हम सेंटर टू सेंटर को लाइन को ज्वाइन करेंगे तो सेंटर टू सेंटर लाइन मिलाने वाली को एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगा। अच्छा, अब यहां वाले केस में क्या स्टोरी है, यहां वाले केस में हमारे पास में ना तो कोई कॉमन कॉर्ड है ना ही कोई कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन कॉर्ड प्लस नो कॉमन टेंजेंट, हमारे पास में ये दोनों ही नहीं है। ये बातें हमारे समझने की है। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, ये आपको बस पता होना चाहिए
कि कितने तरह के केसेस हैं हमारे पास में। तो पहली बात तो हमारे पास में 5 मेजर केस होते हैं ना, हमारे पास में 5 मेजर केस होते हैं। 5 मेजर केसेस जो भी मैंने आपको सिखाए, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा, ठीक है, अलग उस पे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। तो पहला ऐसे, दूसरा इसकी पोजीशन थोड़ा अपन कर लेते हैं, ठीक है, सेम वे। इस वाले को टच करा लेते हैं, इसकी पोजीशन यहां कर लेते हैं, ये इसको कट करते दिखा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए साहब, अगर डायग्रामेटिकली थोड़ा सा करेक्ट करके बनाना चाहूं तो बस सिर्फ इतना से ही बनेगा, ठीक है। इससे ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले तो ये एक लाइन, सेम वे ये एक लाइन, ये भी एक लाइन, ठीक है, यहां पे भी एक और लाइन। तो कुल मिलाकर के ये केसेस, एक टेंजेंट इधर से चलेगी, इसे टच करती हुई निकल जाएगी, ऐसा कुछ। सेम वे एक टेंजेंट यहां से भी चल सकती है, यहां के लिए, ठीक है। एक टेंजेंट अपन यहां बना लेते हैं, ठीक है, एक टेंजेंट अपन यहां बनाएंगे, ठीक है, एक टेंजेंट अपन यहां बना लेते हैं, एक टेंजेंट अपन यहां बना लेते हैं, एक टेंजेंट अपन यहां बना देते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट यहां भी बनेगी अपनी, यूं जाती हुई, ठीक है। यहां पे हमारे पास में कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 मेजर, ठीक है, 4 मेजर जो पोजीशन है उनके ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए, जिनको ये थोड़ा बहुत काम चला उससे समझ में आ गया कि सर ये C1 है, ये C2 है ना। एक अपन ने एक और रह गई अपने, है ना, यहां से बनने वाली TCTs रह गई है, ठीक है। तो लंबा काम है ये भी। वेरी गुड, एक और डन, ये भी डन। हाँ, ग्रेट 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 ग्रेट। ये इससे बस ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, इस केस में हमारे पास में C1 C2 है ना। व्हेन सर्कल्स आर सेपरेट टू ईच अदर, सर्कल्स सेपरेटेड, ठीक है, सर्कल्स टचिंग, ठीक है, सर्कल्स इंटरसेक्टिंग, ठीक है, सर्कल्स टचिंग इंटरनली, ठीक है, इंटरनली। तो 4 केस तो ये हो गए मेजर में।
अच्छा, अगर भाई देखो हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास में 4 टेंजेंट्स हैं, 4 टेंजेंट्स है पहले केस में, तो जिसमें से हमने क्या कहा था, 2 तो टीसीटी हैं और 2 बीसीटी हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले केस में हमारे पास में 3 टेंजेंट्स हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है, 2 टीसीटी, 2 तो हमारे पास में डीसीटी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, प्लस एक जो है वो कॉमन टेंजेंट कहलाती है, ना कि टीसीटी कहलाती है, सिंपल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, तीसरे केस में हमारे पास में कुल मिलाकर के 2 टेंजेंट्स हैं, 2 टेंजेंट्स हैं, जिसमें से दो तो हमारे पास में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और प्लस में एक कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है, ठीक है भाई। लास्ट वाले केस में हमारे पास में एक ही टेंजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आप चाहो तो एक कॉमन टेंजेंट कहलाता है, सिर्फ ये कॉमन टेंजेंट, इसमें डीसीटी टीसीटी का रोल नहीं कहलाते हम, ठीक, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो जो भी मैंने पिछली बार थोड़ा कच्चा पक्का ड्रॉ कर दिया था, फाइनली अपन ने इसको एक मतलब एक कनेक्शन दे दिया कि अब हमारे पास में 4 केसेस हैं, 4 ये सिंपल केस है। इसके सिवा एक केस कौन सा वाला है, जब हमारे पास में सर्कल इस तरह से हो जाए कि हमारा जो सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल में दूसरा सर्कल हो, एक सर्कल में दूसरा सर्कल आ जाए, एक सर्कल में दूसरा सर्कल आ जाए, कहने का मतलब कैसे चलेगी गाड़ी, इस बार ऐसे चलेगा, ठीक है ना, एक सर्कल में दूसरा सर्कल। एक लास्ट केस जो है वो ये वाला हो सकता है, ठीक है, इसके सिवा ये वाला केस इस तरह से, ठीक है, ये। अब ये केस के अंदर हम कह सकते हैं कि नो टेंजेंट, एक सर्कल जब दूसरे सर्कल में। अच्छा, पहचानेंगे कैसे सर, क्या हर बार डायग्राम बना के देखना है? नहीं, कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका है, C1 C2 है ना, उसमें से ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस 1 है, ये सेकंड वाले की रेडियस है, ठीक है ना। साफ दिखता है कि अगर मैं C1 और C2 के बीच का गैप निकालता हूं तो C1 C2 के बीच का गैप और R1 और R2 को जोड़ लेता हूं तो R1 R2 का जोड़ने पे जो आंसर आता है वो C1 C2 गैप से काफी कम है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे क्या कि C1 C2 के बीच का गैप, C1 C2 के बीच का गैप इज ग्रेटर देन, ये काफी बड़ा है, किससे, R1 प्लस R2 से। अगर हम रेडियस का सम करते हैं ना तो उससे काफी ज्यादा है। तो हम ऐसे पता करते हैं, दो के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे को सेंटर तो मिल ही जाएगा, तो हम सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूले से जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली है ना इनके रेडियस के सम से ज्यादा होगा। अच्छा, टच कर रहे हैं तो क्या होगा, टच करते टाइम पे कमाल हो जाएगा। C1 C2 के बीच का ये जो गैप है, ठीक है, ये एग्जैक्टली रेडियस 1 और रेडियस 2 के सम के बराबर हो गए। तो यहां पे हम कैसे पता करते हैं, यहां पे सीधा सा C1 C2 में डिस्टेंस फार्मूला R1 प्लस R2 के बराबर है। आप रेडियस 1 और रेडियस 2 का सम कर लो, देखते ही पता चल जाएगा। यहां अगर बराबर है तो टच कर रहे होंगे पक्का। अच्छा, यहां क्या चक्कर है, जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना तो हमको ऐसे पता चलता है कि C1 C2 के जो बीच का गैप है ना, जो दोनों सेंटर्स के बीच का जो गैप है, C1 और C2 के बीच का ये जो गैप है ना, ये गैप है ना। अब आप देख के बताओ, सोचोगे, देखो ये यहां से यहां तक रेडियस 1 है, यहां से यहां तक क्या है, रेडियस 1 है, यहां से यहां तक क्या है, रेडियस 2 है। अब रेडियस 1 और रेडियस 2 का सम कर दे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पता कर लेते हैं कि भाई जो हमारे सेंटर टू सेंटर के बीच का जो गैप है ना, वो बेसिकली छोटा है, किससे, दोनों रेडियस के सम से, परंतु ज्यादा है दोनों रेडियस के डिफरेंस से। ठीक है, तो हमारे सेंटर टू सेंटर के बीच का गैप इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं अच्छा तीसरा केस आ गया, सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जबकि इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में हम लोग मान लेते हैं हमारा C1 यहां था और हमारा C2 यहां था। अब C1 C2 के बीच का जो गैप है, ठीक है ना, जो गैप है बेसिकली रेडियस के गैप से, रेडियस के डिफरेंस से, ठीक है, रेडियस का जो डिफरेंस है। अब देखो रेडियस का डिफरेंस का मतलब एक रेडियस तो यहां तक जा रही है हमारी R1, अच्छा दूसरी रेडियस जो है वो R2 है। ठीक है, अगर बाय द वे हमारा C1 C2 के बीच का गैप जो है वो एग्जैक्टली बराबर हो किसके, रेडियस 1 और रेडियस 2 के बीच के डिफरेंस से, तो हम समझ जाएंगे अंदर टच हो रहा था भाई, अंदर टच हो रहा था। अगर टच हो रहा होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम एक्चुअल में C1 C2 की पोजीशन को एलोबरेट करते हैं, बस इसी को एलोबरेट करते करते खेलना सीख जाते हैं, खत्म। इसमें कुछ भी तंत्र नहीं है, बस सिर्फ ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अगर ये बातें आपको एग्जैक्टली पता है तो फिर आपको कोई नहीं रास्ता इसमें। ठीक है, तो ये बस 4-5 चीजें अगर आपको क्लिक कर गई तो आप समझ जाओ कि आप इसमें जीत गए। ठीक है ना,
आई थिंक मेरा ख्याल है आप में से कोई भी समझ सकता है कि ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। ठीक है, एक बात। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मतलब हमारे लिए मेजर पेज है, मेजर पेज आगे की चीजों का। जब अब दूसरी बात समझो, हम ये जहां एक दूसरे को काट रहे हैं ना, इस पॉइंट को क्यू कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पॉइंट को पी कहते हैं। तो आपसे कई बार वो पी और क्यू की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है ना, कि क्यू बताओ कैसे होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। हमको ऐसे पता चलता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ने क्यू के बारे में जानना चाहा, ठीक है ना, क्यू क्यू क्या चीज है? क्यू एक्चुअल में पोजीशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का। अगर मान लीजिए मेरे को ये निकालना है, तो बस मेरे को इतना से याद रखना है कि यहां पर, ठीक है ना, यहां पर मेरे से एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। देखो कैसे, जरा दिखाता हूं, आप सिमिलर ट्रायंगल नोटिस करना। देखो ये एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। बस ये सिमिलर ट्रायंगल ही मेरे लिए खेल है। कैसे? ये सिमिलर ट्रायंगल है, अगर ये दोनों एक सिमिलर ट्रायंगल है तो हम ये जानते हैं कि ये गैप इज R1, ये इज रेडियस 2, ठीक है ना। और सिमिलर ट्रायंगल की वजह से जो परपेंडिकुलर का गैप है वही हाइपोटेन्यूज का भी रेशियो होगा। तो यहां से लोगों ने निकाला कि C1Q अपॉन में C2Q, C1Q अपॉन में C2Q हाइपोटेन्यूज का रेशियो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने Q की पोजीशन निकाल सकते हैं जब चाहे तब, क्योंकि C1 C2 सरकार देगी, Q हम H के मान लेंगे, R1 R2 सरकार देगी, तो हम Q निकाल के रख देंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने P के बारे में जानना चाहा, तो P इज, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT, ठीक है। अच्छा, और अब क्या स्टोरी होगी सर? अभी भी सिमिलर ट्रायंगल काम करेगा। कैसे 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 करेगा सिमिलर ट्रायंगल काम? सिमिलर ट्रायंगल यहां काम करेगा, देखिएगा। हम इस समय पर एक ट्रायंगल यहां देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक ट्रायंगल यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं? इस जगह पर। हम दो सिमिलर ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, 90-90 यहां, ये दो सिमिलर ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो भी दो सिमिलर ट्रायंगल ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को कुछ चीजें क्लिक करेंगी कि सर ये जो गैप है दिस इज R1, दिस इज R2, और अगर ये R1 R2 है तो फिर तो सर मैं ये सोच सकता हूं कि इस बार C1P अपॉन C2P बराबर में फिर से सर R1 अपॉन R2 होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि शायद अगर बाय द वे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो काम बन जाएगा। एक में इंटरनल डिवीजन हो रहा है, एक में एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, कि P जो है वो बेसिकली C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को R1 R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। P डिवाइड्स R1 is to R2 एक्सटर्नली, ठीक है। P जो है वो C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। फिलहाल इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के ऊपर अपनी बात हो गई, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा काम की चीज नंबर 2 है, वो पहली चीज ये है। देखो पहली चीज जो हमारे को दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, ठीक है, दिस इज नोन एज कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसकी इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय S माइनस S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दैट्स इट, इतना से याद रख लें। एक सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल को घटा देना, ठीक है ना। अगर जैसे हम इन दोनों सर्कल को घटाते हैं तो जो हमारे पास में जो लाइन आती है ना वो बेसिकली, ठीक है ना, इन दोनों के मिलने वाले पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं Q कहता हूं ना तो Q को सेटिस्फाई करती है। तो इसका बेसिकली इसका प्रूफ ही है, ठीक है। सेम वे अगर हम लोग इस कॉमन कॉर्ड की बात करते हैं ना, जिसे मैंने कॉमन कॉर्ड बोला, ये वाली लाइन, दिस इज कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड के लिए भी इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से आती है,
ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ये भी कॉमन टेंजेंट है, तो ये अगर कॉमन टेंजेंट है तो डेफिनेटली इसकी इक्वेशन को पाने का एक ही तरीका है, S1 में से S2 को घटा दो। S1 मतलब पहला सर्कल, S2 मतलब दूसरा सर्कल। पहले सर्कल में से जहां आपने दूसरा सर्कल घटाया, आपके सारे आंसर पटपट बाहर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। रेडी? चलिए अब आगे बढ़ के अपन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला है चेक पोजीशन ऑफ, चेक पोजीशन ऑफ सर्कल्स, और सर्कल्स में भी पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एंड सर्कल सेकंड दे रखा है S2 दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, दोनों सर्कल की बात करें, ठीक है, उसकी बात करते हैं, राइट है। अब अगर हमारे पास में सर्कल दो सर्कल पड़े हैं तो हमारे को सबसे पहले क्या देखना है, जरा देखिएगा फटा, है ना। अगर मुझसे ये कहा गया कि ये दो सर्कल हैं, तो पहले सर्कल 1 की बात करता हूं, तो सर्कल 1 में हमारे पास में पड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप फटाफट से मुझे इसका सेंटर बताएं, ठीक है, सेंटर बताइए और रेडियस बताइए, पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस बताइए। ठीक है, हाँ भाई, फिर अपन दूसरे सर्कल के सेंटर और रेडियस पे बात करेंगे। चलिए, पहले सर्कल का सेंटर, बिल्कुल सही जवाब, सेंटर इसका 0 0 है, रेडियस इसकी √2 है, वेरी गुड। सेंटर क्या है इसका 0 0 और रेडियस इसकी √2। दूसरे वाले का सर्कल का सेंटर, दूसरे वाले का सर्कल का सेंटर और रेडियस सोचो, सेंटर बताइए दूसरे वाले का सेंटर। हाँ भाई, सेंटर, सेंटर, वेरी गुड सर। इसका सेंटर तो 3 3 है, और जो किसी के इसके रेडियस की बात चलेगी तो रेडियस हो जाएगी कितनी, 9 + 9 - 10। सही है भाई, क्योंकि याद है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, तो अगर देखा जाए दिस इज √8, √8 का मतलब हो जाएगा 2√2। सही है, तो मेरे पास में इसका सेंटर भी आ गया और इसकी रेडियस भी आ गई। अगर मेरे पास में सेंटर 1 सेंटर 2 ये सब अवेलेबल है, तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में मेरे को बात करनी चाहिए वो है ये C1 है मेरे दोस्त, ये C1 है ना, ये अपना C2 है। अब अपने को C1 पड़ा है, C2 पड़ा है, तो अपने को C1 C2 के बीच का गैप चाहिए। क्या चाहिए, C1 C2 के बीच का गैप। C1 C2 के बीच का गैप कैसे निकालते हैं, देखो C1 C2 बस डिस्टेंस फार्मूला 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 9 मिलाकर 18। ठीक है, 18 का मतलब हो जाएगा 3√2। तो C1 C2 के बीच का गैप आ गया 3√2। ठीक है, अब अपने पास में C1 C2 के बीच का गैप आ गया। अब दूसरी तरफ अपन रेडियस का सम करते हैं। ठीक है, रेडियस का सम देखो, अगर आप देखते हो तो इसकी रेडियस √2 है, ये अपना R1 है। ठीक है, ये अपना R2 है, सेकेंड वाला दिख रहा है। तो हम R1 + R2 करेंगे तो कितना करेंगे, √2 + 2√2, √2 + 2√2 मिलके कितना हो गया 3√2। अरे सर ये दोनों तो बराबर आ गए। हाँ, तो जैसे ही आपको पता चलेगा C1 C2 किसके बराबर आ गया, R1 + R2 के बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं साहब ये, ठीक है ना, टचिंग ईच अदर। अब आप ये सोचो अगर टच कर रहे हैं तो हमारा कौन सा केस हुआ, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो टच कर रहे हैं तो सेकंड केस हुआ। ठीक है, और उस केस में कितने टेंजेंट होते हैं हमारे पास में, 3 टेंजेंट होते हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करें तो एक टेंजेंट यहां, एक टेंजेंट यहां और एक टेंजेंट बीच में, तो कितने टेंजेंट्स हो गए, 3 टेंजेंट्स। तो लिख देते हैं 3 टेंजेंट्स। रेडी, अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। ठीक है, 3 टेंजेंट्स बन गए। अगला है फाइंड कंडीशन इफ
S1 के नाम पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में दे रखा है 2ax प्लस सी इक्वल टू 0 और S2 के नाम पे दूसरा सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में दे रखा है 2by प्लस सी इक्वल टू 0 टचेस ईच अदर। अगर बाय द वे ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, फटाफट से, अगर ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो क्या कंडीशन हो सकती है सर इनकी टच करने की? भैया अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो टचिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टचिंग एक्सटर्नली और है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं क्वेश्चन में, ठीक है। अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो फिर तो C1 C2 बराबर में R1 प्लस R2 होना चाहिए। सही बात है ना? अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली तो हमारे पास में है ना C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होना चाहिए। अच्छा, और अगर सिर्फ सर एक्सटर्नली नहीं लिखा होता, मान लो अगर एक्सटर्नली नहीं लिखा होता तो क्या करते सर? हाँ, अगर बाय द वे नहीं लिखा होता, सिर्फ टच लिखा होता, तो टचिंग तो सब दोनों हो सकती है। उस केस में मैं क्या कहता कि अगर बाय द वे टच कर रहा है, इंटरनल टच कर रहे हैं, तो हमारे को C1 C2 बराबर में R1 प्लस R2 होता। इंटरनली टच कर रहा होता तो C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 होता। तो प्लस माइनस दोनों लेता मैं। अच्छा, अगर सिर्फ टचिंग लिखा है इसीलिए मैं R1 प्लस और माइनस दोनों लूंगा। एग्जैक्टली फिर मेरे लिए सेकंड केस भी हो सकता है और फोर्थ केस भी हो सकता है। मुझे कुछ पता नहीं, आपने सिर्फ टच बोला है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को सबसे पहले चाहिए C1 अगर चाहिए तो C1 सेंटर 1 सोचो, चलो ठीक है। सेंटर 2 भी सोचो जल्दी से। हाँ भाई, सेंटर 1, सेंटर तो निकालने आते होंगे ना, फर्स्ट सेंटर सेकंड सेंटर, फटाफट सोचो। पहले का सेंटर दूसरे का सेंटर सोचो, पहले का सेंटर दूसरे का सेंटर सोचिए, मजा आएगा। फटाफट से सोच के बताओ सेंटर क्या है। पहले का सेंटर -a,0, शानदार शानदार, -a,0। दूसरे वाले का सेंटर सोचते हैं, आइए दूसरे का सेंटर, सिर्फ सेंटर सोचना है, सेंटर। वेरी गुड शुभम, 0, -b, हिला दिया इसने हिंदुस्तान को भाई, ठीक है। 0, -b, दूसरे का सेंटर पहले का सेंटर। अब आ जाओ रेडियस 1 की बात करते हैं। रेडियस 1 मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर a स्क्वायर, दूसरे का 0, तीसरे में -c कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास हो गया a स्क्वायर -c। रेडियस 2 पे आ जाओ। रेडियस 2 की अगर बात करें तो इसका स्क्वायर 0 प्लस में इसका स्क्वायर इज b स्क्वायर -c। तो हमारे पास रेडियस 1 रेडियस 2 दोनों पड़ा हुआ है। आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ गई। हमारे पास में C1 C2 भी पड़ा है, R1 R2 भी पड़ा है। अपने को प्लस माइनस से नहीं पता नहीं भाई, है ना। अब हमारे को पता है इन दोनों के बीच का गैप C1 C2 क्या होगा। C1 C2 इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, दैट्स इट। अब हमको ये नहीं पता कि ये दोनों जुड़ रहे हैं कि घट रहे हैं, ठीक है ना। तो C1 C2 अगर प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, दोनों ही केसेस में मैंने इसको यहां जमा के लिख दिया, a स्क्वायर माइनस c प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस c कर दिया। हाँ, अब किधर जाएंगे सर? अब अपने पास क्या चॉइस बच रही है सर? इसके बाद क्या करा जा सकता है? और तो कुछ करा नहीं जा सकता सिवाय स्क्वायरिंग के। तो सबसे पहले सर स्क्वायरिंग कर ले, इस जगह पे स्क्वायरिंग कर ली जाए, क्या कहते हो आप लोग, है ना? क्या कहते हो, स्क्वायरिंग कर ले अपन, यहां इस जगह आकर के स्क्वायरिंग कर लेते हैं, है ना। अगर अपन स्क्वायरिंग करते हैं तो अपने स्क्वायरिंग करते हैं इसके तो ढक्कन उड़ जाएगा, यहाँ की तरह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्क्वायरिंग, क्योंकि देखो मेरे को प्लस पता नहीं माइनस पता नहीं, लेकिन स्क्वायरिंग करने पे एक बात पक्की हो गई, इसका भी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस c बनेगा, दूसरे वाले का स्क्वायर होगा b स्क्वायर माइनस c बनेगा, और प्लस माइनस के हिसाब से 2ab बनेगा, a स्क्वायर माइनस c अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस c। अभी मुझे पता नहीं टच कैसा हो रहा है, लेकिन एक बात कंफर्म होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कोई रोक नहीं सकता। इधर से जो माइनस c आएगा उधर जाकर के 2c बन जाएगा, क्या कहते हो आप? और 2c इज इक्वल टू में अभी भी प्लस माइनस में दौड़ रही सरकार, 2 अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस c b स्क्वायर माइनस c बन गया, क्या कहते हो आप? अब यहां से ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, इस जगह करके फिर से मेरे पास एक ही चॉइस बचती है, क्या कर दो सर? स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि स्क्वायरिंग के सिवा कोई चॉइस नहीं मेरे पास। इंटरनली एक्सटर्नली भी नहीं बोला मैं, तो अब एक्सटर्नली बैठा रहा हूं, मैं तो ये भी कह रहा हूं, सिर्फ टचिंग लिखा है ये सोच रहा हूं, ठीक है। स्क्वायरिंग करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायरिंग ही अंडर रूट से बचाव कर सकती है। तो स्क्वायरिंग करते कितना हो जाएगा? c स्क्वायर, यहां पे स्क्वायरिंग करते कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस c इंटू b स्क्वायर माइनस c। अब क्या करोगे सर? अब फिर फंस गई आपकी गाड़ी। मैंने कहा देखते हैं यार, फंस गई और क्या, इसमें क्या है, इसको खोलते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में c कॉमन लेते हैं, अंदर ही अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सोचने वाला समझ जाएगा। और इन दोनों का स्क्वायरिंग सर प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा सर, c स्क्वायर उड़ा दो।
अब क्या, अब जो बच गया उसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आहा, अब यहां तक आ गया। नेक्स्ट क्या करोगे सर, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, आंसर आ गया क्या? नहीं, अब इसमें सुंदर बना सकता हूं। कैसे कैसे कैसे, सी को कहूंगा चल उधर, तो 1/c हो जाएगा। इधर क्या हो चुका होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग लग जाएगा। इससे आपका हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन इन बोथ द केसेस, चाहे सर्कल अंदर टच करें चाहे सर्कल बाहर टच करें। ये बहुत गजब चीज है, बहुत सुंदर। हमारा पहला सुंदर क्वेश्चन डन। रेडी, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, दौड़ करके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। आइए साहब, अगले क्वेश्चन की प्रक्रिया चालू करते हैं। क्वेश्चन कहता है चेक पोजीशन ऑफ S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 10y प्लस का 4 इक्वल टू 0 एंड S2 के नाम पे दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y माइनस का 55 इक्वल टू 0। सर इनकी पोजीशन बताओ सर आप, है ना भाई? अब क्या करा जाए, तो पोजीशन बतानी है। सबसे पहले तो पहला काम तो आप ही लेते हो हर बार, C1 आप बता दो, C2 आप बता दो फटाफट दौड़ करके। C1 C2 जैसे से आप बताते जाओगे मैं आगे दौड़ता जाऊंगा। क्या कहते हो आप, है ना? फटाफट सोचते आ जाओ। हाँ भाई बनाया, वाह वाह वेरी गुड। 2 5 3 6। देखो पहले वाले एक सर्कल का सेंटर बताया जा रहा है 2 5, दूसरे वाले का बताया जा रहा है 3 और 6। या बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, इस बार तो बच्चे खतरनाक खेलते हैं। R1 R2 सोचते हैं आ जाइए। R1 R2 मतलब जी का स्क्वायर बने 4, 25 और 25 में से क्या घटाना है 4, तो अपने पास आंसर आ गया 5। अंडर रूट में चलते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 36, इसमें से क्या घटाना है प्लस का 55, ठीक है ना। तो 64 और ये 100 के हिसाब से 10। अब क्या करा जाए, अब C1 C2 की पोजीशन देखते हैं, इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं। तो पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप चालू। चलो सर C1 C2 का गैप देखते हैं। कैसे देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से। 2 - 3 मतलब -1 का स्क्वायर, 6 - 5 मतलब -5 का स्क्वायर माने √2। ये आपका C1 C2 आ गया सर। क्या कहते हो आप, C1 C2 √2 आ गया भाई, C1 C2 हमारा। अब C1 C2 आने के बाद रेडियस के बारे में बात करते हैं। आइए सर, अगर अपन R1 प्लस R2 देखते हैं तो R1 प्लस R2 तो सर 5 + 10 बोले तो 15 आ रही है। तो सर R1 प्लस R2 तो बहुत बड़ी है सर C1 C2 से। हाँ बहुत बड़ी है यार, सही कह रहा हूं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि एक बात तो पक्की होगी सर, इसका मतलब ये कि अगर R1 प्लस R2 ज्यादा है ना, तो देखो ये केस खत्म हो गया, बराबर का केस खत्म हो गया। बराबर के बाद अगला केस आ गया, R1 प्लस R2 बहुत ज्यादा है, लेकिन R1 माइनस R2 की क्या पोजीशन है। तो तीसरी पोजीशन ही हमारे को क्लियर करेगी, R1 माइनस R2 करो। तो सर 10 में से अगर अपन इसमें से इसको घटा भी देते हैं, 10 में से 5, तो हमारे पास सर 5 आता है। हाँ 5 आता है, किसी में से किसी को घटा लो, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। सर 5 भी ज्यादा है। हाँ यहां तो सर R1 माइनस R2 भी ज्यादा है सर C1 C2 से। ओके, ये तो सर ये कह रहा है कि R1 में से R2 घटाने पर भी अगर ये ज्यादा है, तो मतलब हमारे को जो समझ में आता है कि एक सर्कल का रेडियस ये रहा, ये सर अपना R1 है। R2 इतना छोटू है, R2 इतना कम है, ठीक है, कि R1 में से सर अगर अपन ये पिंक वाली लाइन घटा भी दें, तो जो रिमेनिंग हमारे पास में है ना, रिमेनिंग हमारे पास जो ग्रीन लाइन बच रही है, ठीक है, ग्रीन लाइन जो बच रही है, R1 में से R2 को हटा दिया,
R1 में से R2 ये पिंक वाली लाइन है उसको हटा दियो, तो जो बाकी जो बच गया है ना, जो ग्रीन लाइन बच गई वो भी C1 C2 के गैप से ज्यादा है सर। ये तो तभी हो सकता है जब सर्कल में सर्कल हो, सर्कल में सर्कल हो, इनसाइड हो और साथ में कहीं बीच की पोजीशन में बैठा हो, जैसे ये वाला डायग्राम। तो इसका मतलब सर्कल ना तो टच कर रहा है एक्सटर्नली ना इंटरनली टच कर रहा है, सर्कल इज समवेयर इनसाइड द सर्कल, अनदर सर्कल, बस दैट्स इट। ठीक है, सर्कल नाइदर टचिंग externally nor internally, न तो एक्सटर्नली टच कर रहा है ना इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है, बट इनसाइड ईच अदर, इनसाइड समवेयर, बीच में कहीं है। हाँ, लास्ट केस एकदम सही बोला, ये तो लास्ट केस है, बीच में कहीं फंस गई गाड़ी, यही तो। अच्छा, मतलब सर इनमें पोजीशन के क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, इसके सिवा कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो बताता हूं कैसे। ठीक है, फिफ्थ केस, यस एग्जैक्टली फिफ्थ केस, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, अब क्या है सुनो आप जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट फॉर सर्कल। ठीक है, S1 के नाम पे दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2 एंड S2 के नाम पे दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस का tan इक्वल टू 0। ठीक है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दोनों सर्कल की पोजीशन क्या है। कॉमन टेंजेंट वर्ड यूज करा है ना इसने। कॉमन टेंजेंट तो सर दो केस में आता है सर ये शब्द, या तो सर्कल ये वाला टच कर जाए या फिर सर्कल ये वाला टच कर जाए। सर इन केस में हम कॉमन टेंजेंट वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अच्छा, तो ये इन दोनों में से कोई केस है। तो फिर कैसे चेक करेंगे भाई? चेक करने का एक ही रास्ता है, हम पहले सर्कल की पोजीशन देख लेते हैं फटाफट से। तो पहला काम C1 C2 जो बता दोगे अभी आप दौड़ करके, दूसरा R1 प्लस R1 R2 मैं बता देता हूं दौड़ करके, C1 C2 बता दो अब जल्दी से। 5 4, क्या बात है, ना ना 5 4 तो नहीं कह सकते। C1 तो सेंटर 1 0 0 है यार, सेंटर 2 3 3 है, तो यहां से C1 C2 के बीच का गैप अगर देखेंगे तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर माने 3√2 दिख रहा है यार। C1 C2 के बीच का गैप, रेडियस सोचते हैं जल्दी से। रेडियस, पहली पार्टी की रेडियस तो सर √2 है, दूसरी पार्टी की रेडियस के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 10 कर दो, 3 आ जाएगी। तो अब कौन सा वाला, ये कौन सा केस है भाई जल्दी बताओ सोच करके, ये कौन सा केस है सोच के बताइए, ये कौन सा केस है? हाँ भाई क्या कहते हो आप, ये कौन सा केस है? 3 और √2, अब की बार कौन सा केस में आ गया हम? हमारा C1 C2 के बीच का जो गैप है 3√2 का मतलब होता है, √2 का मतलब 1.4, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 माने 4.2 है। अगर हम, है ना, जरा ध्यान से देखना कौन सा वाला केस इसके अंदर बेस्ट रहेगा। टच कर रहा है सर इंटरनली या एक्सटर्नली, क्या कर रहा है सर, किधर जाएगा सर बताओ, सोचो जल्दी से, ये कौन सा केस है? रेडियस 2 बोलो, आप तो सेकंड की रेडियस बोलो। हाँ भाई R2, क्या कहते हो तुम? R2 गलत है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 10, सर यहां √8 होना चाहिए था यूं, और √8 का मतलब 2√2, हाँ चलेगा सर। ये तो R1 प्लस R2 अगर देखा जाए तो सर ये तो 3√2 है और ये भी 3√2 है, तो ये तो सर C1 C2 है, माने फर्स्ट केस है सर, ऐसा ये कहना चाह रहे हो? और अगर ये कहना चाह रहे हो तो फिर तीसरी बात भी बताई तो जल्दी से, अगर याद है तो। अगर ये वाला केस है तो कॉमन टेंजेंट की
क्या फार्मूला बताया था मैंने? कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या सिखाई थी मैंने? कॉमन टेंजेंट किसी को याद है? कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए क्या सिखाया था? S1 में से S2 घटा दो, दैट्स इट। किसी में से किसी को घटा दो। यहां तो मैं तो ये कहता हूं x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 में से दूसरे वाले को घटाओ, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो फिलहाल x² वाई स्क्वायर को काट देगा, आपके पास बच जाएगा 6x प्लस का कितना 6y और बचेगा माइनस का 12 इक्वल टू 0, माने x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी कॉमन टेंजेंट आ गई। सही है, बहुत सिंपल केस है सर। एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अति साधारण। ठीक है। ओह यस, हाँ ये केस सेकंड है, आपको सही पकड़ में आई ये बात। ये सेकंड केस है, लिख देता हूं ये बात है, सेकंड केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन को सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ सर्कल x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g1x प्लस में 2f1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स सर्कमफेरेंस x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g2x प्लस में 2f2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, then 2z2 into g1 minus g2 plus 2f2 into f1 minus f2 is equal to question mark, f2 is equal to question mark। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो क्या करा जाए, ये क्या चीज है? ये सर सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट का क्या केस है सर? सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? अगर सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है इसका क्या मतलब होता है? अगर सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है तो इसमें क्या सोचा जाए? देखो इसमें यह सोचा जाए कि जैसे हमारा ये, जैसे सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल के अंदर सर्कमफेरेंस जितना भी है हमारा, ठीक है ना, इस तरह से कुछ बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है सर? बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ये टोटल लंबाई मान लो 15 है, तो 15 में से, या यूं सोच लो 16 है, तो 16 में से इतनी दूर तक की ये जो है ना, ये 8 है, ये 8 है। अगर ये 8 है ना तो ये रिमेनिंग 8 है, ये रिमेनिंग वाला 8 है, ये रिमेनिंग 8 है, दिस इज रिमेनिंग 8। आप समझो तो ये रिमेनिंग 8 है, वो अंदर वाला 8 है, बाहर वाला भी 8 है। यहां अगर देखा जाए तो ये एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो आकर के खड़ा होता है ना, वो ये खड़ा हो जाता है कि जिस दिन भी आप इसकी कभी भी, है ना, ऐसे यहां से यहां मिलाओगे ना इस ए से बी को, तो जो ये आपका जो कॉमन कॉर्ड बनेगा, ये जो आपका कॉमन कॉर्ड बनेगा ना, ये कॉमन कॉर्ड जो होगा, ठीक है ना, हाँ ये बड़े ध्यान से समझने की चीज है। कॉमन कॉर्ड एक केस बनाएगा, सोचने की बात है। क्या कॉमन कॉर्ड क्या केस बनाएगा कि कॉमन कॉर्ड C2 से ही गुजरेगा, समझ रहा हूं? हाँ, कॉमन कॉर्ड जो होगा एक तरह से डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल हो जाएगा। ये कॉमन कॉर्ड जो है ना, वो बेसिकली डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल हो जाएगा, दैट इज डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल हो गया। अच्छा, तो इससे सर हमारा क्या लेना देना? भाई हमारे क्वेश्चन का ये लेना देना है कि अगर हम इतनी सी बात समझते हैं कि ये कॉमन कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कॉमन कॉर्ड, सबसे पहले अगर हम कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं ना, तो कॉमन कॉर्ड होता है S1 माइनस S2। तो इसका मतलब जो S1 माइनस S2 वाली जो इक्वेशन है उसको सेकंड सर्कल का सेंटर सेटिस्फाई कर रहा है।
सेकंड सर्कल का सेंटर सेटिस्फाई कर रहा है। तो S1 माइनस S2 से जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं सेकंड सर्कल के सेंटर से सेटिस्फाई करवा दूंगा बस, और मेरा काम हो गया। तुरंत समझ लिया जाएगा कि हाँ वाकई में ये आधा कटा है, माने इसकी सरकमफेरेंस का आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट बाहर रह गया है। ठीक है, तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये कि कॉमन कॉर्ड निकाला मैंने, तो कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे ना, कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए एक में से दूसरे को हटाएंगे। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना 2g1x प्लस में कितना 2f1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 लिखोगे, और यहां पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2g2x प्लस में कितना 2f2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 लिखोगे, और घटाओगे ना जैसे, तो घटाते ही क्या होगा, घटाते ही क्या होगा, ये कटेगा ये कटेगा, यहां पर आपके पास बच जाएगा 2x कॉमन लेकर के g1 माइनस g2 प्लस में यहां पे बचेगा 2y, अंदर ही अंदर बचेगा f1 माइनस f2, और यहां पे हो जाएगा कितना c2 माइनस c1। ये आपका बन गया। ये जो है ना ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। अब जैसे ही आपके पास कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आई ना तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि कॉमन कॉर्ड इज सेटिस्फाइड बाय, कॉमन कॉर्ड इज सेटिस्फाइड बाय C2। C2 का मतलब सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल बोले तो C2। अब मैं लिख देता हूं सेकंड सर्कल का सेंटर कितना है, सेकंड सर्कल का सेंटर है -g2 माइनस f2, -g2 माइनस f2। मतलब ये कॉमन कॉर्ड सर आपके हिसाब से यहां x और y की जगह ये रख दो, सेटिस्फाई करेगी, एग्जैक्टली करेगी। तो कहना मतलब यहां हो जाएगा माइनस, देखो मैं g2 रख रहा हूं, इस x की जगह मैं g2 रख रहा हूं, तो माइनस में 2g2 ब्रैकेट में कितना g1 माइनस g2, ब्रैकेट में कितना g1 माइनस g2, ठीक है ना। अच्छा फिर y की जगह पे मैं f2 रख रहा हूं, तो माइनस में 2f2 f1 माइनस f2 इज इक्वल टू कितना c1 माइनस c2। अब आप देखो जरा गौर से, तो जैसे ही आप इसको मैच कराओगे ना तो आपको पता चलेगा सब मैच करके बस सिर्फ बाहर माइनस आगे से। तो आपने क्या लिख दिया, इसको सही करके लिखा 2g2 ब्रैकेट में कितना g1 माइनस g2 प्लस में कितना 2f2 ब्रैकेट में कितना f1 माइनस f2 इज इक्वल टू में, ठीक है, इज इक्वल टू में c2 माइनस c1। देखो यहां c2 माइनस c1 था, तो मेरे वाले में तो उल्टा हो गया, ठीक है, यहां c2 माइनस c1 था, तो हमारी तरफ से यहां लिख देता हूं c2 माइनस c1 और यहां कर देते हैं c1 माइनस c2। तो आंसर बेसिकली अगर कोई पूछेगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो आंसर इज c1 माइनस c2। सही है। तो ये एक कंसेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी किसी का सरकमफेरेंस बाइसेक्ट होता है तो उस केस में हमको ये यूज करना होता है कि कॉमन कॉर्ड की क्वेश्चन निकालकर उसको सेकंड सर्कल के सेंटर से सेटिस्फाई करवाना होता है। एक्सपेक्टेड है कि आप में से कई बच्चे समझ गए होंगे कि स्टोरी कैसे चल रही है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सही है, बहुत ही काम की चीज, बहुत ही काम की चीज, ठीक है। अच्छा अब अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट, ठीक है। अब उससे भी ज्यादा काम की चीजों पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो पहला, दूसरा, ठीक है। अच्छा अब इसके सेंटर से सेंटर को या इससे भी कर सकते हैं, एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने 2 बार एक ही जैसे सर्कल बनाए है ना। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद मेरे को आपको 2 प्यारी प्यारी बातें बतानी, फटाफट वाली, वो सुना, बहुत गजब गजब की बातें, ठीक है ना। पहली चीज मुझे आपको ये बतानी है कि यहां से हमने एक सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली एक लाइन खींची, सेम वे यहां पे भी हमने एक सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन को खींचा। अब ये हमारी, ठीक है ना, एक्सटर्नल टेंजेंट है, ये हमारा एक्सटर्नल टेंजेंट होगा। बाबा रे कितना लंबा खिंचवाना है ये है? ठीक है, जो भी है, ठीक है। अच्छा अभी इस वाले को भी बढ़ा लेते हैं आगे करके, ठीक है, यहां तक बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया।
अब जरा इसकी तरफ से देखते हैं अपन, है ना, यहां से देख लिया तो यहां से देखते हैं अपन। अब मैं इसके सेंटर को मिला रहा हूं, एक और लाइन, है ना, ये भी हो गया। 90 डिग्री पर अपन एक एक्सटर्नल खींच लिया है। इसको एक बार पहले, सबसे पहले मैं डायग्राम को दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले फटाफट फटाफट डायग्राम समझ लेना कि आखिरकार बेसिकली सर किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे जिस चीज की तलाश है ना, वो आपसे वो क्वेश्चन में पूछेगा, वो ये जानना चाहेगा कि बेसिकली आप उसको लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट बता दें। ये जो बाहर से जाने वाला जो टेंजेंट है, इसकी लंबाई बताएं। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट मांगेगा वो आपसे। क्या मांगेगा? लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट मांगेगा, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट। अब ये लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट क्या चीज है ना, वो बेसिकली ये है, वो ये चीज है, ये वो आपसे ये मांगेगा। देखो ये लंबाई मांगेगा वो आपसे, बेसिकली बस इतना सा मांगेगा कि आप ये दे दो। कहने का मतलब वो कौन सी जगह से टच कराना है। देखो जहां उसने यहां टच कराया ना सेंटर पे, और यहां पे जहां पे टच कराया, वो आपसे ये लंबाई मांगेगा। ये लंबाई बताओ आप, ये वाली लंबाई। दिस इज लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट कहलाती है, LEXT, ठीक है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये 10th के क्वेश्चंस में आता है, ये 10वीं के क्वेश्चंस में आता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि यार इसको निकालना है तो ये निकाला जा सकता है, ये कैसे निकाला जा सकता है, वो सोचने की चीज है, क्योंकि ये पाइथागोरस से निकलेगा। पाइथागोरस से कैसे? पाइथागोरस, हाँ, बड़ा देखने में अजीब लगेगा, बट ये 90 है, ये भी 90 है। आप एक छोटा सा करिश्मा करो और एक काम हो गया। देखो आपका कैसे करना है, आपको मैं समझाता हूं। देखो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप सिर्फ यहां से यहां इसके पैरेलल लाइन खींचो, किसके नीचे वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचो, ये लाइन और ये लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचो। तो दैट्स इट, इतना सा करना है आपको। आप जैसे ऐसा करोगे ना, आप अपनी तरफ से एक काम और कर गए, ठीक है। यहां देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, पहले क्लियर कर दूं आपको, है ना। अब जैसे आप ऐसा करेंगे, आपको लगेगा कि यहां 90 बना है, लेकिन 90 ऊपर बना है। हाँ, आप सोचो 90 का बना ऊपर बना है, लेकिन आपको फील आएगा जैसे नीचे 90 बना है, 90 जबकि ऊपर बना है। ये यहां 90 है यहां, लेकिन आपको लगेगा जैसे यहां 90 है, लेकिन 90 ऊपर ऊपर, ये 90 है। तो बस आप सिर्फ इतने से ये जो ट्राइंगल है ना, इसको अलग करो। आप ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को अलग करो। आप इस ट्राइंगल को अलग करते ही कुछ क्लिक करोगे, आपको पहली चीज ये रियलाइज होगी कि ये अगर सेंटर 1, ये अगर सेंटर 2 है, तो जितना सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच का गैप है उतना यहां लिखा हुआ है। तो दिस इज बेसिकली C1 माइनस C2, मतलब C1 C2। ये बेसिकली C1 C2 के बीच का गैप है, यहां से आता। तो जैसे आप इस ट्राइंगल को अलग करके सही ढंग से बिछा के लिखोगे ना, एक एज ए नॉर्मल ट्राइंगल, तब आपको क्या रियलाइज होगा कि बेसिकली ये ऐसा है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसा है, इस तरह से 90 पे जा रहा है। तो बेसिकली ये जो 90 है ना, दिस इज C1 C2, ये C1 C2 है। अब हमारा लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कहां है? हमारा लेंथ ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, C1 C2 ऊपर है, ऊपर। ये लेंथ ऑफ एक्सटर्नल है। हा, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो सर? ये 90 है, हमने इस ट्रायंगल को यूं पलटा है, पलटा ऊपर की तरफ पलटा है, ऐसे पलटा। 90 यहां है, यहां 90 है। अच्छा चलो सर मान लेते ये 90 है, तो इसका मतलब ये सर ये बेसिकली ये गैप क्या है? ये गैप R2 है। हाँ ये गैप R2 है सर, ये वाला गैप R2 मानता हूं। और ये गैप ये R2 है, ये R1 है। ये गैप कितना है? ये R1 है, ये R2 है। इसमें से बड़े ही ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इसके पैरेलल जब लाइन खींची तो ये R1 बन गया। हाँ बन गया सर, ये R2 बन गया। अच्छा ये हमारा ऑलरेडी R2 था, तो ये जो रिमेनिंग गैप है, ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट R1 माइनस R2। तो जैसे आप इस ट्राइंगल को यूं पलटोगे ना, तो ये वाली लंबाई जो होगी ना, वो R1 माइनस R2 आ जाएगी। अच्छा और ये जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज है। लगता है ऐसा है जैसे ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज है। ये बेसिकली C1 C2 है, ये C1 C2 के बीच का गैप है। अब मेरा तो ख्याल आप में से कई लोगों को रियलाइज हुआ होगा, अरे हाँ ये पॉइंट तो बराबर जा रहा है। अगर ऐसा है तो आपके लिए चुटकियों में काम हो गया। आपको लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट निकालने के लिए किसी भी तरह के पॉइंट की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, अगर आपने √S1 माइनस √S2 करा, √S1 माइनस √S2 कर अगर आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने की सोची, तो उसके लिए बाहर का पॉइंट निकालना पड़ेगा, या वो बाहर का पॉइंट देगा। लेकिन इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। 2 सर्कल पढ़े तो आपको सेंटर टू सेंटर पता चलता है, सर्कल से रेडियस पता चलती है। इसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये बाहर के पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए ये वाला मेथड ज्यादा यूज करा जाता है और 10th के अंदर यूज करा जाता है।
बड़ा खतरनाक है ये वाली बात समझने की कि इस जगह पर S1 माइनस S2 नहीं करा था। आप मेरे दोनों के बात समझ गए होंगे कैसा? हाँ, तो इसका मतलब अगर किसी ने मेरे से लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट मांग लिया तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट इज पाइथागोरस का यूज। मतलब मैं क्या करूंगा उस केस में C1 C2 जो भी आया उसका स्क्वायर करके उसमें से क्या करूंगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर घटा दूंगा, मेरा लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट आ जाएगा। दैट्स इट। ओ हाँ, अब ये देखो, ये तो अपनी पहली लड़ाई हुई, पहली लड़ाई है ना। इसी की जगह पर ये जो दूसरा केस है तो और भी गजब है। ठीक है, ये जो सेकंड केस में आपको सिखाना चाह रहा हूं ना, ये तो और भी गजब है। ये किसके लिए? ये सेकंड केस है एक्सटर्नल की जगह पर इंटरनल कटिंग टेंजेंट जो होते हैं ना, उनकी लंबाई के ऊपर बात कर रहा हूं। देखो, मैं आपकी बार आपसे चाह रहा हूं कि आप मुझसे इस पे चर्चा करो। समझ रहे हो? मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये समझो मुझसे, मुझे सिर्फ ये समझाना है आपको। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेसिकली ये लंबाई, अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गई। देखो, ये जो लंबाई है ना, इसको ये वाली लंबाई हमारे को चाहिए साहब, ये वाली लंबाई चाहिए। अब जहां इसने इसको टच करा, इन दोनों के बीच का गैप लाके दो, ये लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट कहलाता है, LINT। ठीक है, ये हमारे को दो। अगर ये लाके दोगे तो कैसे लाके दोगे, ये भी तो सोचना है कि ये वाला ट्रायंगल ये कहां से लाके देंगे। हाँ, ये तो कमाल है। इसको कैसे लाके देंगे? इसको लाने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। देखो जरा, ये सेंटर से इसको मिलाया, इसको टाटा कर दिया। ठीक है, यहां से सेंटर से इसको मिलाया, इसको टाटा कर दिया। ठीक है, पहला तो ये कर दिया। अब जितनी ये लंबाई थी ना, जितनी ये जितनी लंबाई थी उतनी इसमें ऐड करिए। ठीक है, लेकिन जब ऐड कर रहे हैं तो किसी और कलर से कर देते। ठीक है, इतनी ये जितनी लंबाई है ना, इतना इसमें ऐड कर देता हूं इसमें, और उतना ही सीधा चलता हूं। ठीक है, तो हम तकरीबन उतना चल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक चल लिया। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा करा, यहां तक मेरा दादा के लिए मैं सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और कंस्ट्रक्शन हो जाए तो शायद ये वाली लंबाई आ जाएगी सर। कैसे? ये जो लंबाई है ना, ये जितनी लंबाई है, इसको इससे मिलाने पर, ये जरा ध्यान से देखना आप, आई एक्सपेक्ट कि आपको सबको दिख जाएगा कि मैं इसमें बहुत ज्यादा दूर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ करीब देखो, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। अब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, आप समझ रहे हो? ये वाली लंबाई और वो वाली लंबाई सेम है कि नहीं है? हाँ सर, ये तो बराबर है, ये दोनों तो सेम है। अगर ये सेम है तो इस बार मैं ये ट्राइंगल उठा रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल उठा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में एक्सपेक्टेड है कि ये इतनी दूरी इज R2 और इतनी दूरी इज R1। तो इस ट्राइंगल के लिए ये वाली लंबाई इज R1 प्लस R2 एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, जिसमें ये यहां से यहां तक गैप इज C1 C2, तो ये जो ट्राइंगल है दिस इज C1 C2, ये तो C1 C2 दे देगा। और ये आपका LINT है। आपको पाइथागोरस लगानी आती है तो आप समझ जाओगे, LINT का होल स्क्वायर प्लस में R1, ठीक है, प्लस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में C1 C2 का होल स्क्वायर। तो इसका था लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देख करके जवाब देना, बड़े ध्यान से, सही है। बस पिछली बार और इस बार में क्या अंतर पड़ गया पता है? यहां माइनस था, यहां प्लस था, दैट्स इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, सब लोग बराबर दूसरी साइड पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन मैं भी अपनी साइड पे, इसलिए क्यों? क्योंकि है ना, ये बहुत गजब क्वेश्चन है और बहुत शानदार चीज बताता है। अरे ये तो गलत अलग ही लेवल है। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन होता है, छोटा सा क्वेश्चन, आपको पता चल गया, तुरंत बता दोगे आप आंसर। मतलब आपको पता होना चाहिए बस कि ये फार्मूला यूज होता है इस जगह पे। 10th के क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, बस फंडा पता होना चाहिए आपको, सारे फंडे। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गई आपको?
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। और वही अपनी तो स्टोरी क्या सेम ही है, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, जैसे ये अपने एक सर्कल है, ठीक है ना, ऐसे ही अपन एक और सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ये जैसे ये दो सर्कल हैं आपस में एक दूसरे को कहीं टकराए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको तो बस सिर्फ इतना सा चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं तो काटे होंगे ना, हाँ काटे ना सर, इस जगह पे काट दिए एक दूसरे को, ये जैसे यहाँ पे एक दूसरे को काटे, ठीक है। अब अगर किसी ने अगर इसको यहाँ पे कट कर दिया तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये इस जगह पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो ऐसा कुछ टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहां से कुछ टेंजेंट ना 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 ना, यहां से तो टेंजेंट ही नहीं जाएगा। अगर इसके बाजू बाजू में टेंजेंट भी लेके जाएंगे तो भी तकलीफ करेगा, ठीक है। आइयो, यहां से भी नहीं जाएगा, थोड़ा यहां से भी नहीं जाने वाला, ठीक है। कुछ ज्यादा ही डेप्थफुल हो गया, थोड़ा और पीछे चलते हैं। इस सर्कल को अपन घसीट के लाते हैं, लेकिन इतना ही अंदर रखते हैं ताकि आपको दिख जाए। मान लेते हैं आपको दिखाने के लिए एक पोजीशन आती है ना जहां पे ये रेड लाइट आती है, ये बस ये वाली पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। अब इस वाले पे दौड़ जाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर, अरे रे 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 रे, ठीक है। ये अपन ने यहां से टेंजेंट खींचा, ठीक है। ऐसा एक टेंजेंट अपन ने यहां खींच दिया। अच्छा, अब इधर भी एक टेंजेंट लगाते हैं, ठीक है। अपना एक टेंजेंट यहां लगाते हैं, ठीक है। दो टेंजेंट हो गए, है ना। अच्छा, अब अपनी एक लाइन यहां लगा देते हैं, सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। लेकिन अब की बार लाइन, प्रॉपर लाइन, ठीक है। सेंटर टू सेंटर, ये इसका सेंटर, वो उसका सेंटर, हमने सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन कराती हुई एक लाइन ली है, ठीक है। ये सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन कराने वाली अगर लाइन है ना, यहां कहीं हमारा सेंटर 1 है, यहां कहीं हमारा सेंटर 2 है। एक्सपेक्टेड दिख रहा होगा, सेंटर टू सेंटर ज्वाइंट करने वाली लाइन। अच्छा, ये वो जगह है जहां पर दोनों एक दूसरे कट करे। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। अब देखो, दोनों सर्कल एक दूसरे को काटे, लेकिन जिस जगह पे काटे ना वहां पर हमने दो टेंजेंट खींची है, ठीक है ना। जहां पे ये दो टेंजेंट खींचे ना, ये टेंजेंट जो है, ये वाला एंगल हमारे को चाहिए, ये दिस एंगल इज थीटा, ये चाहिए हमारे को थीटा। अब ये थीटा निकालने के लिए हमारे पास में बहुत बढ़िया रास्ता क्या है, हम आपको उस जगह ले जाने की बजाय हम आपको यहां से ले चलते हैं इस जगह पे कि C1 से इसको मिलाया, इस लाइन को C2 से इस लाइन को मिलाया, ठीक है ना। तो हमारा थोड़ा थोड़ा थीटा कट गया, थीटा थोड़ा थोड़ा कट गया। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना। ओके, तो कल के दिन पे मैं वापस इसी जगह पे मिलूंगा इसी वाले डायग्राम के साथ। बाकी बच्चे कल करते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय।